हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के साइंटिस्ट का मानना है कि जल्द ही पूरी दुनिया कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आने वाली है। थर्ड वेव में बच्चों के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर भारत ने तीसरी लहर की क्या तैयारी की है। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेट करने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन अब उस रफ्तार से नहीं हो रहा है जिस रफ्तार से होना चाहिए। उधर गांव में जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो लोग कैसे वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही गांव में जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैला है, उससे दिक्कत बढ़ने लगी है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं एम्स कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर नवीद विग और साथ ही पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत रहलिया। आप दोनों को स्वागत है। डॉक्टर विग, तीसरे लहर की अगर बात की जाती है तो ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन में तीसरी लहर चल रही है और इस वक्त भारत जो है दूसरे लहर से लड़ रहा है। ऐसे में क्या हम दूसरे के साथ साथ तीसरे के लिए भी तैयार रह सकते हैं? देखिए, हमें हर समय सीख लेने की जरूरत है। पहली वेव से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ जाए कि हम आगे के लिए तैयार हों और हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स भी इतने ज्यादा ना बढ़े। पिछली बार हम 1 लाख पे रुक गए थे। दूसरी वेव में हमने क्या सीखा कि हमें रिस्ट्रिक्शंस कब लगानी चाहिए? जब हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हर डिस्ट्रिक्ट में 5% आ जाए, तब हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लेट लगाएंगे, जैसे 20% पे लगाई या 30% पे लगाई, तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रगल करेगा कि हम उस पर कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो हमें परमानेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाना है। मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जरूरी हैं, लेकिन हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिस्ट्रिक्ट पे और रूरल में परमानेंट हेल्थ स्ट्रक्चर पर जाना है। उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बढ़ा देना है और इतना काबिल कर देना है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए काबिल हो। तो हमें अपनी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को 5% से शहरों में और गांवों में 1% से कम रखना है। हमारा डिस्ट्रिक्ट कितने टेस्ट कर सकता है वो हमें देखना है, उसका हमें खाका बना के रखना है। और उसके बाद मेरे पास अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने पब्लिक और प्राइवेट में आईसीयू बेड्स हैं, कितने ऑक्सीजन बेड्स हैं, कितने मेरे पास अपने सब डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन बेड्स हैं, ये सब का खाका मुझे तैयार करके रखना है। जैसे ही 5% से पॉजिटिविटी रेट बढ़ा, मुझे सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। मेरे आईसीयू के बेड्स मेरे डिस्ट्रिक्ट में 50% से ज्यादा भर गए, तो मुझे रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन बेड की कमी 50% से कम आ गई, मुझे रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, ये 2, 3, 4 साल का प्रोसेस है। क्या मैं कोरोना वायरस को इरेडिकेट कर पाऊंगा? क्या मैं कोरोना वायरस को बिल्कुल खत्म कर पाऊंगा? अभी हम उस स्थिति में नहीं है। क्या कोरोना वायरस एक नॉर्मल वायरस बन जाएगी? हम उस स्थिति में नहीं है। तो रिटर्न ऑब्जेक्टिव प्लान कि जब नंबर कम हो रहे हैं, नंबर और कम होंगे, तो मैं कैसे खोलूंगा? 25% पे कैसे खोलूंगा? 50% पे कैसे खोलूंगा? मेरी बेड्स की कैपेसिटी कितनी है डिस्ट्रिक्ट में? तो ये मुझे पूरा खाका तैयार करके रखना पड़ेगा और लोगों के साथ संवाद करके रखना पड़ेगा, ताकि लोगों को भी समझ आए कि भाई अगर अब नंबर बढ़ गए तो हमें ये करना है, अब नंबर कम हो गए तो हमें ये करना है। तो ये एक पूरी प्लानिंग है जो हमने फर्स्ट वेव में की और सेकेंड वेव में एकदम तेजी से बढ़ गया ये। तो हमें पूरी प्लानिंग बनानी है। इस टाइम वॉर फुटिंग पे प्लानिंग बनाने की जरूरत है कि मेरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड को भी देखेगा और नॉन कोविड को भी देखेगा। हम एक नॉर्मल आम जिंदगी हमें वापस लानी है, उसके लिए हमें नॉन कोविड का भी ख्याल रखना है। तो अस्पतालों में कोविड, नॉन कोविड को हम कैसे देखेंगे, हमें इस पे वॉर फुटिंग पे काम करना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट कैसे खुलेगा, इस पे मुझे वॉर फुटिंग पे करना है और लोगों के साथ मैक्रो लेवल से आपका कहना है कि माइक्रो लेवल तक हमें वो मैनेजमेंट तैयार रखना है, जिससे कि अगर थर्ड वेव आता भी है तो हम उसको टैकल कर पाए, उसको हम रोक पाए। साथ ही हम कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्रकांत, जो तीसरी लहर आएगी उसमें बच्चों पर खतरा ज्यादा मंडरा रहा है, तो उन्हें बचाने का क्या प्लान आपको लग रहा है कि अभी तैयार है या तैयार किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि एक अच्छी बात है कि देश में माना जा रहा है कि देश में तीसरी लहर भी आ सकती है, लेकिन जहां तक यह लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, इस बात का अभी कोई वैज्ञानिक या एपिडेमियोलॉजिकल आधार नहीं है।
हमने बाकी देशों में भी देखा है कि लहर आती हैं और वो सारी आबादियों को प्रभावित करती हैं। तो इस दूसरी लहर जो चल रही है उसमें माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज्यादा संख्या में बच्चे प्रभावित हुए हैं, तो वो न्यूमरेटर हो गया। लेकिन साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि इस लहर में कुल मिला के संख्या ही 4 से 5 गुना पहली लहर की तुलना में रही, तो उस तुलना में बच्चे भी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। साथ में हमारे पास कोई भी जीनोमिक सीक्वेंस या अन्य तरह का क्लिनिकल डेटा नहीं है यह दर्शाता हो कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। तो मैं वैज्ञानिक आधार पर और जो एपिडेमियोलॉजिकल आधार पर कहना चाहूंगा कि जो बात चल रही है कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, फिलहाल वह सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। लेकिन साथ में यह भी याद रखना होगा कि हमें सारी परिस्थितियों के लिए कोई भी आबादी प्रभावित हो सकती है, उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो डरने की जरूरत नहीं है कि बच्चे प्रभावित होंगे, बड़े प्रभावित होंगे, लेकिन सारी आबादी के लिए जैसे डॉक्टर विग ने बात की कि हमें सोच के रखना पड़ेगा प्लान ए प्लान बी के। अगर बच्चे प्रभावित हो गए तो हम उनको किस तरह से हैंडल करेंगे, बड़े प्रभावित हुए तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो एक डिटेल प्लान बनाने की जरूरत है जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हो, राज्य स्तर पर भी हो और जिला स्तर पर भी हो, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाए कि बड़ी जो एडल्ट पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, वो उनको कैसे ख्याल रखा जाएगा, उनके लिए आईसीयू और बिस्तरों का कैसे उपयोग किया जाएगा। साथ में वैक्सीनेशन प्रक्रिया को भी तेज करने की जरूरत है। बिल्कुल, प्लानिंग आपको तैयार करके रखना पड़ेगा और साथ ही जिसमें कि आपको टॉप से लेकर बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक इसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। डॉक्टर विग, कोरोना को रोकने के लिए और इसकी रफ्तार को रोकने के लिए सबसे बड़ा कारगर उपाय वैक्सीनेशन है, लेकिन बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन का उत्पादन आपको लग रहा है कैसे होगा और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है? देखिए, इसका वैक्सीन तो जब आएगी और जब आपका नंबर आएगा सबको तभी मिलेगी। तो वैक्सीन को तो हमें देखना है, लेकिन हमें यह समझना है कि वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। वैक्सीन आपको 80% प्रोटेक्शन देती है। वैक्सीन आपको हॉस्पिटल में जाने से रोक सकती है, वैक्सीन आपको माइल्ड डिजीज कर सकती है, लेकिन और एसिम्प्टोमेटिक डिजीज भी वैक्सीन कर सकती है। तो हमें देखना पड़ेगा, वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं है। सोशल वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्टिव है। सोशल वैक्सीनेशन का मतलब है मास्क पहनना। अगर मैंने नहीं मास्क पहना तो मुझे मास्क पहनने पे मजबूर किया जाए, सामने वाले ने मास्क नहीं पहना तो मजबूर किया जाए। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने घर में किसी को या अपने काम करने वाले के दायरे में या अपने बच्चों को कोविड ना दे दूं। तो मुझे मास्क पहनना है, सोशल वैक्सीनेशन करनी है, और जब मेरा वैक्सीन का नंबर आएगा तब मुझे वैक्सीन लेनी है। तो ब्रेक द चेन पे काम करना है। अभी सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी सरकारें ब्रेक द चेन पे काम कर रही हैं, लेकिन हमें फ्यूचर के लिए यह तैयारी करनी है कि हम इस पे काम करना कब शुरू करें। जब 5% पॉजिटिविटी रेट आ जाए डिस्ट्रिक्ट में तभी हम रिहात दें, तभी हम चीजें थोड़ी थोड़ी खोलें और सब्र के साथ खोलें, एकदम मत खोलें। और जैसे ही नंबर 5% से ऊपर बढ़े या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर पड़े तब हम थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दें। इसी तरह हम इस वॉर को जीत पाएंगे। नहीं तो भाई 20% पे रिस्ट्रिक्शन करना या 30% पे रिस्ट्रिक्शन करने का कोई फायदा नहीं है। 3 लाख केस हो गए, 4 लाख केस हो गए, हमें केस को हमेशा 20,000 पर डे या 10,000 पर डे से कम रखना है और ये हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, आपका दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जी रातों रात हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे। डॉक्टर विग, अभी वैक्सीनेशन को लेकर जो हम बात कर रहे थे, मैं डॉक्टर चंद्रकांत से भी जानना चाहता हूं। डॉक्टर चंद्रकांत, जिस तरह से डॉक्टर विग का कहना है कि वैक्सीनेशन ही सिर्फ उपाय नहीं है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना पड़ेगा। सोशल आपके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शहरों में वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत लोग नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में गांव में जिस तरह से बढ़ा है ये कोविड के केसेस, वहां पर वैक्सीनेशन आप कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि आपको शहर को भी करना है, उसके बाद गांव पे जाना है, ये गैप कैसे पूरा होगा? वैक्सीन कहां है? देखिए, हमें याद रखना होगा कि वैक्सीन उपलब्ध हो जाना मात्र से वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं हो जाता है। तो 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो वैक्सीनेशन की पॉलिसी हमने क्या अडॉप्ट की है, दूसरी उसकी सप्लाई और तीसरी उसकी डिलीवरी। तो आपने जो बात उठाई है कि शहरों में तो वैक्सीनेशन हो रहा है लेकिन गांवों में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए निहायत जरूरी है कि हम उन बातों पर जोर ध्यान दें कि क्या वजह है और किस तरह से हम गांवों में वैक्सीनेशन को सुधार सकते हैं। तो पहली मुख्य दिक्कत है कि गांवों में लोगों को अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो दी जाएं, साथ में भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जाए। दूसरा एक मुख्य मुद्दा आ रहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए खासतौर से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोविन ऐप पर रजिस्टर करने की जरूरत है। वो एक मेजर लिमिटेशन होने वाला है। तो हमें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ नई पद्धतियों का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के माध्यम से
एक माइक्रो प्लान बना के गांव गांव में जाकर वैक्सीनेशन कराया जाए। मैं नहीं कह रहा कि घर घर वैक्सीनेशन कराया जाए, बट लोगों को एक स्वास्थ्य केंद्र पर आने जो 20 किलोमीटर दूर होता है उसकी बजाय वहां पर जाकर, एक गांव में 1000 लोग होते हैं तो एक दिन फिक्स में वैक्सीनेशन कराया जाए। तो उस तरह की पद्धति का पालन करने की जरूरत है। साथ में जो डॉक्टर विग ने बात की, और मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को याद दिलाना होगा कि ये प्रक्रिया शुरू हुई है और एक लंबे समय तक चलेगी। अभी हमें याद रखना होगा कि वैक्सीन की कमी है, या जितनी भी वैक्सीन है उसको उचित रूप से इस्तेमाल करना है। तो साथ में लोगों को बताया जाए कि उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना है। जब उनका नंबर आए तो उनको वैक्सीनेशन लगाना है। लेकिन मैं अंत में ये कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में जहां पर स्लम्स और उस तरह के एरिया है, माइग्रेंट वर्कर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उनके लिए विशेष स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। तभी हम कोरोना आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इसी तरह से कोई मोबाइल वैन या उस तरह की कोई चीज इस्तेमाल की जाए ताकि जो गांव में है लोगों तक पहुंचा जाए। डोर टू डोर नहीं, कम से कम लोगों के उस नेबरहुड जिसको हम कहते हैं कि ना, उस इलाके तक तो पहुंचे। डॉक्टर विग, गांव में जिस तरह से लोग इंटरनेट कई बार इस्तेमाल नहीं करते या फिर कई बार आपको कनेक्शन की भी दिक्कत हो जाती है, ऐसे में वहां तक वैक्सीनेशन कैसे पहुंचेगा? रजिस्ट्रेशन का भी एक मुद्दा है। और साथ ही साथ कुछ जगहों पर भ्रांतियां भी हैं कि लोग वहां पर गए वैक्सीनेशन के लिए, उनको मार के भगा दिया गया है, उनको क्योंकि अफवाह फैली हुई है कि वैक्सीन लगाने से मौत हो जा रही है। तो कैसे इससे निपटेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये मैसेज देना पड़ेगा कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। जो भी वैक्सीन मिल रही है वो बिल्कुल सेफ है, उसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी है और हम उस वैक्सीन को ले लें और वो हमें सीवियर बीमारी होने से बचाएगा। आजकल देखो आपने कितनी सीवियर बीमारी हो रही है, अगर लंग्स में सीवियर बीमारी हो जाती है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वैक्सीन ये सीवियर बीमारी होने को बचाती है। और जो मैं कॉमन फ्लू की बात कर रहा हूँ, कॉमन फ्लू ये बन जाएगा अगर हम वैक्सीन ले लेंगे तो फिर हमें ज्यादा फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो गांव में जो बोला कि हमें गांव में जाकर ही वैक्सीन देनी पड़ेगी, गांवों में जाकर ही हमें सबको मिलके, सरपंच को, पटवारी को, सबको मिलके हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के गांव में ही जाकर वैक्सीन, गांव में ही जाकर वैक्सीन देनी पड़ेगी। मतलब वैक्सीन मतलब अल्टीमेटली हमारा एक्सेस टू केयर और क्वालिटी ऑफ केयर एट डोर स्टेप बहुत हमारा बड़ा एक मुद्दा है। हमें ये करना है और इसको अचीव करेंगे। और वैक्सीन जैसे पल्स पोलियो में हुआ, हम कितनी ज्यादा मात्रा में आपने वैक्सीन दी, तो जैसे जैसे वैक्सीन की मात्रा बढ़ेगी और ये वैक्सीन आपको गांव गांव जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाके लगेगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर चंद्रकांत, एक बात बताइए कि जिस तरह से गांव को लेकर हम बात करें, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गांव में जो कोविड पहुंचा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात है कि आप वहां पर टेस्टिंग कैसे करेंगे? लोगों तक पहुंचना ही मुश्किल हो रहा है, लोग डर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि उनको क्या सिम्टम है। अब हम मान चुके हैं कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है वो लंबी चलेगी। तो हमें किसी भी लड़ाई में या कोविड से लड़ने जूझने के लिए जरूरी है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को एक्सेसिबल, लोगों के पास उपलब्ध हो, समय से उपलब्ध हो और उनको अफोर्डेबल उपलब्ध हो, तो उस तरह से पहुंचाना है। तो उसका सबसे बेहतर तरीका होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरे देश में करीब 30,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे पहली सुविधा है जहां पर एक मेडिकल डॉक्टर होता है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ सकते हैं। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेड होते हैं जो फंक्शनल नहीं होते, ज्यादातर उन पर कोई मरीज नहीं आता है। अगर हम पूरे देश के 30,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को देखें और हर स्वास्थ्य केंद्र पर 6 बेड देखें तो कुल मिलाकर 1,80,000 बिस्तर हो जाते हैं। अगर हम उनको फंक्शनल कर दें और उन पर ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध करा दें तो हमारी ये लंबे समय के लिए उस बात के लिए तैयारी हो जाएगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। साथ में यह भी जरूरी होगा कि थोड़ा सा रेफरल सिस्टम, एम्बुलेंस सिस्टम ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाना होगा। टेस्टिंग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाना होगा, साथ में मोबाइल टेस्टिंग की व्यवस्था भी करनी होगी। तो कुछ नए कदम उठाने होंगे और लंबे समय के लिए इन पर प्लानिंग करनी होगी, तभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 से लड़ सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग फिर भी बहुत सारी सुविधाएं, प्राइवेट और सरकारी दोनों सुविधाएं होती है। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी गांव के लिए भी, शहरों के लिए भी। लेकिन डॉक्टर विग, जाते जाते एक बात बता दीजिए कि आखिरकार इस वक्त तुरंत कैसे गांव में रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, टेस्टिंग बढ़ाई कैसे जाए और साथ ही साथ दवा वगैरह कैसे पहुंचाई जाए गांव तक?
गांव में हमें क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, पीएचसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, उसको सीएचसी से जोड़ना पड़ेगा और हमें एक बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट से हम गांव में कैसे पहुंचे। हमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट अगले कुछ दिनों में बनाना पड़ेगा, ताकि जो डॉक्टरों की मात्रा देखिए आप, हमारा जो हम एमबीबीएस डॉक्टर 85,000 हर ईयर प्रोड्यूस करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हमारी 3600 है, लेकिन जो अभी नीट का एग्जाम होना था उसमें 1,75,000 डॉक्टर अपीयर हो रहे हैं, लेकिन उस सीट सिर्फ 36,000 है। अगर इन गांवों में हम इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाएं, क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पेडियाट्रिक्स इनके इंपॉर्टेंट डॉक्टर बन जाएं, तो ये जो 1,75,000 डॉक्टर हैं ये गांवों में भी काम करेंगे, ये आपकी सीएचसी में भी काम करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल परफेक्ट बन जाएगा। पीजीआई चंडीगढ़ कितनी बड़ी जगह है, हमें लेकिन इसको उतने बड़े लेवल पे ना करके एक छोटे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट क्या हम अगले 15 दिन में बना सकते हैं। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक्शन, सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ एक्शन करना है। चलिए, कुल मिलाकर एक बात तो समझ में ये आ गई है कि जो कोरोना की वेव्स आई है, कोरोना काल में हम लोग को इतना तो पता लग गया है कि शहर के साथ साथ जो आपके रूरल यानी ग्रामीण इलाकों में भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से आगे के लिए मजबूत रखना पड़ेगा, ताकि अगर थर्ड वेव आता है या फोर्थ वेव भी आता है तो हम उसका मुकाबला कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और कोरोना के संकट काल के बीच हिंदुस्तान में महा तूफान का भी खतरा बढ़ा है। देश के 6 राज्यों में अगले 40 घंटे बहुत ही अहम है। इस खबर की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे शाम 7:45 पर। फौरन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।